हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस। और मैं हूं निर्मल, आपका स्टडी आई क्यू सी एस में स्वागत करता हूं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में, भारतीय संसद के बारे में, जहां पर हम ऑलरेडी 2 क्लास ले चुका हूं। आज पार्ट 3 है, जहां पर मैं लोकसभा डिस्कस कर रहा हूं। और आज लोकसभा की पावर्स में डिस्कस करूँगा। बाकी जो सामान्य बातें थी और हमने पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो यह है मेरा छोटा सा इंट्रो। आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा की शक्तियों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ पावर देखिए, जो पहली पावर दी है यहाँ पर कौन कौन सी है? लेजिस्लेटिव पावर, यानी विधायिका शक्ति। देखिए, एक एक करके सारी पावर डिटेल में आपको समझाऊंगा। जो लोकसभा है वो किसके साथ कानून बनाती है? राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। किस सब्जेक्ट में? यूनियन लिस्ट पे, कॉन्करेंट लिस्ट पे, या फिर रेजिटरी सब्जेक्ट के ऊपर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। यानी लेजिस्लेटिव पावर जो विधायिका पावर है, जो विधायिका शक्ति है, वो राज्यसभा की भी यही है और लोकसभा की भी यही है। यदि कोई ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में क्या होता है इंट्रोड्यूस होता है, यदि दोनों हाउस में प्रस्तुत होता है, तो केसेस ये देखा गया है कि 95% जो बिल है वो कहाँ प्रस्तुत होते हैं? लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। अब आर्टिकल 108 में क्या बोला गया है? यहाँ पर जॉइंट सीटिंग का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? जॉइंट सीटिंग का, जो किसके अंदर आती है? एक विधायिका पावर है, किसकी? लोकसभा में। क्या है जॉइंट सीटिंग? देखिए, यदि मान लो लोकसभा ने बिल पास कर दिया और राज्यसभा ने नहीं करा, इधर राज्यसभा ने कोई बिल भेजा या लोकसभा ने नहीं करा, किसी प्रकार का कोई संशोधन माना नहीं, तो कहीं ना कहीं बिल अटक रहा था। तो फिर क्या हो सकता है? इस स्थिति में क्या हो सकती है? जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो क्या बुला सकते हैं? जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं, यानी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 108 के अंतर्गत। और जो जॉइंट सीटिंग कौन चेयर करेगा? इसको चेयर करेगा लोकसभा का स्पीकर। और जिसकी जो ज़्यादा वोट देगा फिर ये बिल पास हो जाएगा। तो मतलब सीधे सीधे ये समझो कि लोकसभा को इसमें सबसे ज़्यादा पावर है। क्यों? इसके कितने मेंबर जाते हैं? 543 मेंबर जाते हैं, उसके जाते हैं 245 राज्यसभा के। तो किसको ज़्यादा पावर है इस संबंध में? लोकसभा को ज़्यादा पावर है। तो ये था लेजिस्लेटिव पावर, यानी विधायिका शक्ति। अब समझिए एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यपालिका शक्ति। क्या है कार्यपालिका शक्ति? देखिए, आर्टिकल 75(1) में जो भी मिनिस्टर है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो भी मंत्रिमंडल है, और किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के, राज्यसभा के। हमारे प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है ज़्यादा? लोकसभा में, राज्यसभा में। तो कहाँ होता है वो? लोकसभा में। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जब तक अपने ऑफिस में, जब तक अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक क्या ना हो, उनके खिलाफ कोई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास ना किया गया हो। पास मतलब समझो कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास ना हुआ हो, जब तक है कॉन्फिडेंस में है, जब तक उनकी बहुमत बनी है, जब तक वो लोकसभा में अपना पद धारण कर सकते हैं। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ बैठती है? लोकसभा में, है ना। वो किसकी इच्छा पे बैठती है? सीधे सीधे प्रधानमंत्री की इच्छा पे। यदि प्रधानमंत्री ने ये सिफारिश करी किससे? राष्ट्रपति को, ये काम नहीं करे, इनको हटा दो, तो वो हटा भी सकते हैं। जो लोकसभा की पावर है वो हमेशा कौन ज़्यादा इन्जॉय करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ज़्यादा इन्जॉय करती है। अब आती तीसरी पावर, फाइनेंशियल पावर, यानी वित्तीय शक्ति। एक बात ध्यान रखना, सीधे सीधे जो वित्तीय शक्ति है लोकसभा को ज़्यादा दी गई है एज कम्पेयर ऑफ राज्यसभा, है ना। यानी इस मामले में, वित्तीय मामले में लोकसभा काफ़ी शक्तिशाली है। किससे? राज्यसभा से। यानी देखना, जो लोकसभा की एक बहुत अच्छी स्थिति है इस मामले में, वित्तीय मामले में। बट और जो भी मनी बिल है, यदि आपको मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो आप कहाँ कर सकते हो? सिर्फ लोकसभा में कर सकते हो।
है ना। राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है। अब क्या हुआ, देखिए लोकसभा में बिल आया, कहाँ आया बिल, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। लोकसभा क्या करेगी, उसको राज्यसभा के पास भेजेगी, है ना। कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए। यदि 14 दिन तक कोई निर्णय नहीं लिया, किसने, राज्यसभा ने, रखा हुआ है, तो फिर भी वो बिल पास माना जाएगा। यानी सिर्फ मुंह दिखाई करवाई जाती है, किससे, राज्यसभा से, है ना। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, यदि किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर। यानी लोकसभा का स्पीकर का डिसीजन क्या रहता है, उसमें फाइनल रहता है, वही डिसाइड करता है कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, यानी कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है अथवा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी पावर इसमें दी है जुडिशियल पावर, यानी न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ देखो राज्यसभा को भी मिली है और लोकसभा को भी न्यायिक शक्तियाँ मिली है। तो कौन कौन सी शक्तियाँ मिली है, देखिए जो भी चार्जेस है किसके खिलाफ, जो भी चार्जेस, सॉरी इम्पीचमेंट के, महाभियोग के चार्जेस लगते हैं ना, किस पर लगे, प्रेसिडेंट के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, जजेस जो है, न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर, जो भी न्यायाधीश है हाई कोर्ट के, उनके ऊपर। तो वो कहाँ हो सकते हैं, तो वो कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, महाभियोग को लेकर कोई विधेयक आया, मान लो को महाभियोग प्रस्ताव आया, तो कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। यदि दोनों ने 2/3 यदि दोनों ने 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से ये बिल पास कर दिया तो महाभियोग प्रोसेस चालू हो जाएगी, है ना। इम्पीचमेंट जो भी प्रोसेस है, जो भी इम्पीचमेंट चार्जेस है, किसके अगेंस्ट, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। वाइस प्रेसिडेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा को। कहाँ बैठता है वो, राज्यसभा में। तो इसकी पावर किसके पास है, इम्पीचमेंट की पावर किसके खिलाफ, वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ। किसके पास है, राज्यसभा के पास है ना। बट ये बिल पास भी हो सकता है लोकसभा में, लोकसभा पास कर दे और किसके पास भेज दे, राज्यसभा में, तो कुछ निर्णय ले सकते कुछ रूप में। बाकी इंट्रोड्यूस कहाँ होता है, सिर्फ राज्यसभा में भी होता है। यदि किसी प्रकार का कोई वायलेशन हुआ, कहाँ पर, लोकसभा में, यदि किसी प्रकार का कोई उल्लंघन हुआ लोकसभा में, और मतलब तो क्या हो सकता है, उस मेंबर के खिलाफ चाहे पार्लियामेंट, संसद उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, यदि किसी भी प्रकार का कोई उसने क्या किया है, उल्लंघन किया हो। तो किसी प्रकार का उल्लंघन किया हो तो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अब आता है कौन सी पावर, अमेंडमेंट पावर, नहीं संशोधन शक्ति। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो संशोधन विधेयक है, वो दोनों जो हाउसेस है, जो दोनों सदन है किसके, संसद के, उसमें पास हो सकता, इंट्रोड्यूस हो सकता है, पास नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता है। नहीं, दोनों सदनों में इसके प्रति क्या लाया जा सकता है, एक विधेयक लाया जा सकता है, किसके लिए, संशोधन के लिए, है ना। ये तभी पास माना जाएगा जब दोनों हाउस स्पेशल मेजोरिटी से क्या कर दे, इस बिल को पास कर दे। ऐसा नहीं कि एक ने पास कर दिया दूसरा तो जॉइंट सेटिंग बुलवा लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों पास करेंगे तो वो बिल संशोधित माना जाएगा। और जो लोकसभा है और राज्यसभा है, यदि दोनों तो क्या करते हैं, दोनों मिलकर इसको अमेंड कर सकते हैं, है ना। यदि दोनों ने 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया, और एक और दूसरे टाइप का जो बिल होता है, यदि आधे राज्यों ने भी इस बिल को पास कर दिया तो ये बिल क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। यदि किसी भी राज्य ने इस बिल को नकार दिया या मना कर दिया पास करने से, तो ये बिल पास नहीं माना जाएगा। अब देखिए, और छठी पावर देखिए कि इमरजेंसी को लेकर किसके पास ज़्यादा पावर है। तो देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं 3 टाइप की इमरजेंसी दी है। भारत के संविधान ने 3 प्रकार की इमरजेंसी दी है, बताई है। 3 इमरजेंसियों का क्या है, प्रावधान है। कौन कौन सी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल किसके तहत है, 352
कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, वो किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल कब लगता है, आर्टिकल 360 के अंदर। अब देखिए, जो इमरजेंसी कभी लगानी हो, आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करना हो, तो दोनों सदनों से क्या होना चाहिए, वो बिल पास होना चाहिए। यदि मान लो इन केस यदि ऐसी स्थिति बनती है कि लोकसभा इमरजेंसी लगाते समय भंग हो, यानी लोकसभा अस्तित्व में ना हो, तो राज्यसभा इस प्रकार के बिल को अप्रूव कर सकती है। यानी राज्यसभा के पास उस समय पावर आ जाती है जब लोकसभा क्या होती है, भंग होती है। ये थी इमरजेंसी को लेकर पावर। अब देखिए आखिरी पावर, कुछ और पावर्स दी गई हैं किसको, लोकसभा को। देखिए और किस किस मामले में उनको पावर दी गई है। ये क्या करती है लोकसभा, यदि मान लो प्रेसिडेंट कुछ ऑर्डिनेंस लेकर आया, कोई अध्यादेश लेकर आया, कोई ऑर्डिनेंस लेकर आया, क्या होता है, ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है, देखो ऑर्डिनेंस कब लाती है, कब लाता है राष्ट्रपति, जब पार्लियामेंट का सेशन, जब पार्लियामेंट का सेशन अस्तित्व में ना हो रहता ना 6 महीने बाद, फिर अस्तित्व में नहीं रहता, तो उस समय क्या ला सकते हैं, वो 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है। फिर ऑर्डिनेंस पास माना जाएगा कब तक के लिए, 6 महीने तक के लिए। यदि मान लो फिर लोकसभा बैठी है, लोकसभा क्या आ गई, सेशन में आ गई, पार्लियामेंट या संसद वापस सेशन में आ गया, तो इस बिल को पास करना पड़ा। यदि पास नहीं करती है तो ये बिल क्या हो जाएगा, फिर विफल हो जाएगा। वो क्या कर सकती है लोकसभा किसी भी राज्य की बाउंड्री चेंज कर सकती है, किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है। और क्या कर सकती है लोकसभा जो भी सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, जो भी न्यायाधीशों की सैलरी में या फिर उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है उनमें भी चेंजेस कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रावधान है, जो भी प्रोविज़न है, उनको भी चेंजेस कर सकती है। कौन कर सकती है, लोकसभा चेंज कर सकती है। और क्या कर सकती है, जो भी सैलरी है या अलाउंस है जो किसको दिए जाते हैं, पार्लियामेंट के सदस्यों को दिए जाते हैं, उनको भी चेंजेस कर सकती है ना। जो यूपीएससी ऑडिटर जनरल की जो फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको भी पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा सकता है। ओके दोस्तों, ये था लोकसभा की पावर्स के बारे में। लोकसभा पूरा डिस्कस कर लिया अच्छे से डिटेल में। ओके, थैंक यू वेरी मच।